सो अपेरेंटली प्रियंका चोपड़ा दुनिया के सबसे पॉपुलर पॉडकास्ट में गई। नहीं भाई, रणवीर के नहीं, शी वेंट टू द जो रोगन पॉडकास्ट और वहां पे उसने जो बातें की है उससे पूरा का पूरा बॉलीवुड मेल्टडाउन मोड में चला गया है। About history in India, she has been invaded over thousands and thousands and thousands of years. क्योंकि बॉलीवुड में घुसने का बेसिक क्राइटेरिया ही है कि आप इंडिया को हेट करो, आप हिंदू साधु संतों को दारू और सिगरेट पीते हुए दिखाओ। ये सोमरस कहाँ से आया और ये सोमरस कहाँ से आया? हिंदू भगवान को डरपोक बोलो। of Shiva, the fearless. इंडिया को मेजॉरिटेरियन देश दिखाओ जहां पर हिंदू दंगे करते हैं। और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। हिंदू मंदिरों को शैतान की गुफा बोल दो। पीछे एक खंडहर को शैतान के घर के रूप में दिखाया गया है। इसका नाम है मार्तंड सूर्य मंदिर। यहाँ पे तो प्रियंका चोपड़ा बैठ के इंडिया के एंशिएंट साइंस की तारीफ कर रही थी, मंदिरों की बात कर रही थी। That you're like, how did this happen? How could this temple have been chiseled, or how could, you know, these stones have been moved? और इन्वेजन्स को एक्सपोज कर रही थी। Yeah, the Portuguese, the British, the Mughals, like from back in time, and No Saif and Kareena was harmed in this. He was a fan of the Mongol Temur, and also the fact that as a child he read a lot about it. तो आइए देखते हैं प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे क्या क्या कहा कि जिससे बॉलीवुड मेल्टडाउन मोड में चला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉलीवुड और लिबरल्स का इंडिया का कंसेप्ट बहुत अलग है। उनके हिसाब से 1947 के पहले इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब बापू ने क्विट इंडिया मूवमेंट की, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और जाते जाते भारत की चाबी नेहरू परिवार के हाथ में दे दी। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. राहुल गांधी तो अभी तक इंडिया को नेशन नहीं मानते। As a nation, in our constitution, the line is India, that is Bharat, is a union of states. बट कोई ये नहीं बताता कि भाई इंडिया अगर 1947 से एग्जिस्टेंस में आया है तो उसके 350 साल पहले एक ब्रिटिश कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा गया। नहीं, ये नहीं बता पाएंगे और इसीलिए प्रियंका चोपड़ा का ये पॉडकास्ट इन लोगों को बहुत चुभ रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने जब इंडियन सिविलाइजेशन की बात करनी शुरू की तो जो रोगन वाज रियली फैसिनेटेड। चोपड़ा ने बताया कि यहाँ पे डजन्स ऑफ लैंग्वेज है, हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स है। How many different languages are spoken there? about 28 to 30. But there are dialects in their hundreds. Oh, wow. Don't even get into the dialects. I just speak English and Hindi. Understand a little bit of Punjabi and Marathi, but it's really amazing. मतलब अब मैं जहाँ बैठा हूँ वहां से मैं 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी दूर चला जाऊँ तो डायलेक्ट चेंज हो जाएगा। मतलब आप दिल्ली में रहो, दिल्ली से गुड़गांव चले जाओ तो डायलेक्ट चेंज हो जाएगा। आप लखनऊ से बनारस चले जाओ तो पूरा डायलेक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इतने लैंग्वेजेस है, राजस्थानी अलग है, गुजराती अलग है, महाराष्ट्र के अलग है, कन्नड़ अलग है, मलयाली अलग है, तमिल अलग है। इतने सारे लैंग्वेज, इतना मल्टीकल्चरल नेशन, और फिर भी हमारे पास एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है। गुजरात से लेकर आसाम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब वही महादेव को पूछते हैं, वही राम को पूछते हैं, वही कृष्ण को पूछते हैं, वही देवी को पूछते हैं। सो मच डाइवर्सिटी, वी आर स्टिल यूनाइटेड बाय द सेम कल्चरल कंटिन्यूटी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि इंडिया एक नॉर्मल नेशन स्टेट नहीं है। अगर आप नेशन स्टेट को कंसेप्ट की तरह देखो तो जैसे यू सी यूके, तो यूके की लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रांस की है फ्रेंच, जर्मनी की है जर्मन, पोलैंड की है पॉलिश। तो वैसे ही उनका नेशन स्टेट का कंसेप्ट एक कल्चर या फिर एक लैंग्वेज के अराउंड बिल्ट था। पर इंडिया में बाय डेफिनेशन वो नेशन स्टेट नहीं है, क्योंकि इंडिया सिविलाइजेशनल स्टेट है और यही कंसेप्ट वेस्टर्न लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। आगे चल के प्रियंका चोपड़ा ने अपनी फैमिली स्टोरी भी शेयर की। उन्होंने बताया कि उनका फैमिली बैकग्राउंड केरला से है और उनकी दादी कैथलिक थी। You will see my grandmother was Catholic because she was raised in a part of India which was colonized, and a lot of people with Kerala, a lot of people were converted into Catholicism, and she grew up Catholic, and you know, she followed it for a really long time in her life. प्रियंका चोपड़ा ने आगे चल के इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन पे भी बात की। Like, when did they do this? Like, what's Yeah. what's the historical record of this? Because this is kind of nuts. This seems to indicate like a very advanced, sophisticated society. Yeah, a very advanced civilization. Like one of the oldest civilizations in the world, along with the Mayans, is the Indus Valley civilization, which is the north of India. Yeah. And I just remember studying about it in school, and that's my maximum understanding of that civilization, but also like having visited the Indus River, I guess. But I remember like
the artifacts that were found, and like if you do a deep dive into how that civilization existed and then how it was erased, and it makes you question, like, there had to be some seriously advanced, like, scientific understanding that was eventually lost as human evolution happened, where सो सी इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। उस वक्त आई थिंक इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ऐसे 2-3 ही सिविलाइजेशंस थे। और उसमें भी अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, जिसमें हमारे प्रीस्ट किंग, मतलब मोदी कहीं उस टाइम से तो एग्जिस्ट नहीं करते, एनीवेज, पर वहां पे जो प्रीस्ट किंग था उसने सिटी को इतना वेल प्लान बनाया था। वहां पे ड्रेनेज सिस्टम थी, रोड पूरे ग्रिड सिस्टम में बनाए गए थे, ड्रेनेज था, डैम्स था, फूड स्टोरेज के लिए अलग जगह थी। मतलब जिस वक्त दुनिया ट्राइबल स्टेज में थी, जिस वक्त, क्या मैं तो अभी अभी का कह रहा हूँ कि 300-400 साल पहले तक यूके में नहाने का भी सिस्टम नहीं था। ये लोग हफ्ते हफ्ते में एक बार नहाते थे। जो सुएज था वो सीधा रोड पे आके गिरता था। नाउ इमेजिन कि 5000-7000 साल पहले इंडिया में इतना एडवांस सिविलाइजेशन है, और ये सब था हमारे वैदिक नॉलेज के वजह से। प्रियंका चोपड़ा ने आगे चल के इंडिया के वैदिक टेक्स्ट और पौराणिक कंसेप्ट के बारे में भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एक टाइम था जब देवता, असुर और मानव सब एक साथ रहते थे। in Hindu mythology also, we read about a time where God, human, and demon existed at the same time and procreated, and like created different realms and life and story. अब इस पर रोगन ने भी क्यूरियोसिटी से सवाल पूछे, क्योंकि इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट में साइंस से लेके एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, फिजिक्स, सब तरह के बातें हैं। यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल कंसेप्ट विच इज नॉट मेंशन्ड इन इंडिया टेक्स्ट। सर्जरी से लेके डाइट, फिटनेस, हर तरह की बातें हैं, क्योंकि इंडिया में स्कॉलर्स भी थे, स्कूल ऑफ थॉट भी थे। हमारे पास वो कंसेप्ट नहीं है ना कि कोई एंजल आके आपके कान में कुछ बताता है और फिर वही किताब आपका सब कुछ बन जाती है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड नॉलेज था। योग, आयुर्वेद, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये हजारों साल से इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। And how long ago was it? Because I don't think we have a real understanding of how long ago it is. I mean, 17,000 BC is where, or around that time, that many years ago is what they say. But again, That makes who sense. knows? Well, that makes sense if you take into account Like the 20,000 BC. अब जब कोई दुनिया के बिगेस्ट पॉडकास्ट पे जाके ऐसी बातें करे तो वेस्ट काफी फैसिनेटेड होता है, क्योंकि उनके लिए इंडिया की एक सेट इमेज है, द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, डर्टी लैंड, पुअर लैंड, माल नरिश्ड पीपल। पर जब ये बताया जाए कि इंडिया की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री क्या है, तो उनके सामने इंडिया की एक और रीडिफाइंड इमेज क्रिएट होती है। पॉडकास्ट का सबसे गीकी और फैसिनेटिंग मोमेंट तब आया जब रोगन ने टेम्पल्स पे बात करनी शुरू की। नाउ आपने अगर पुराने जो रोगन के पॉडकास्ट देखे होंगे तो आपको पता है कि जो रोगन इज फैसिनेटेड विद कैलासा टेम्पल, बिकॉज ये टेम्पल कोई नॉर्मल टेम्पल नहीं है। इट इज कट आउट फ्रॉम अ सिंगल मोनोलिथिक रॉक। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल पिलर्स, मंडप, कल्पचर्स, डिटेल कार्विंग, सब एक सिंगल रॉक से बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से तो इस टेम्पल को कार्व करने के लिए हजारों टन पत्थर बाहर निकालना पड़ा होगा। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इट इज कार्व टॉप डाउन। अब इमेजिन करो अगर थोड़ा सा भी मिसकैलकुलेशन हो जाए तो पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये जो रोगन बहुत ही सरप्राइज था कि हाउ डिड दे एक्चुअली डू दैट। टू टॉप इट अप, प्रियंका चोपड़ा ने उसे कहा कि सिर्फ एक ऐसा टेम्पल नहीं है इंडिया में, साउथ में ऐसे कई टेम्पल्स है। entirely out of stone Oh yeah. is one of the great mysteries of archaeology. But there are quite a few if you go, especially south of India, and the caves. If you go inside the Andaman and Nicobar, like the caves, you'll see from thousands and tens and thousands of years ago illustrations that you're like, how did this happen? How could this temple have been chiseled, or how could these stones have been moved at that time? Right. It's just, it made me very, very curious about like what kind of tools did we have. पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट आया जब बात इंडिया की कॉलोनियल हिस्ट्री पे स्टार्ट हुई। प्रियंका चोपड़ा ने मेंशन किया कि इंडिया सिर्फ इन्वेजन का विक्टिम नहीं रहा है, बल्कि कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन का भी शिकार रहा। अब यह बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। टेक्स्ट बुक में हमें पढ़ाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी थी जो इंडिया आई, यहाँ से स्पाइसेस लेके वहाँ लेके जाके बेचती थी। बट कैन यू इमेजिन कि एक सिंगल कंपनी ने इंडिया को कम से कम 100 साल के लिए रूल किया, मतलब 1857 तक। उसके बाद तो 1857 में रिवोल्ट हो गया, जिसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। बट टिल 1857 अ सिंगल कंपनी वाज रूलिंग इंडिया। नाउ इमेजिन दिस कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज या अडानी साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के किसी देश को रूल करे,
या फिर इमेजिन एप्पल या गूगल किसी एक नेशन को रूल करे तो ये क्या होगा, पूरा वर्ल्ड कितना फ्यूरियस होगा। अभी तो ये ग्रेटा थनबर्ग थोड़ा बहुत कोल यूज हो जाता है, पेट्रोल यूज हो जाता है तो धरने पे बैठ जाती है। इमेजिन अ कैपिटलिस्ट कंपनी रूलिंग एन एंटायर कंट्री, तब तो क्या ही होगा। बट इंडिया के साथ ये हुआ है। प्रियंका चोपड़ा ने पॉडकास्ट पर मेंशन किया कि इंडिया से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ लूट कर यूरोप ले जाई गई, गोल्ड, डायमंड, आर्टिफैक्ट, सब कुछ। Like when we were colonized, you hear stories of, the British officers telling like little kids that, hey, I'll give you £2, go and get the gold statue from this temple or whatever. And you don't have comprehension of what the value of historical things were, that there was so much that was taken from India in terms of wealth and history and historical artifacts, and the Kohinoor diamond, which is still on the Queen's crown, which came from India. And like so many things The which Queen were... of England? Yeah. She has a diamond on her crown that Can she you stole from pull it up? Kohinoor diamond, Kohino. Give it back. Give it. Yeah, we've been asking for it for a minute. We have. It's Well, the whole history of England and India is nuts too. at that That's the diamond. diamond. Yeah. Whoa. और साले हम ही को लूट के फिर हम ही को बेइज्जत कर रहे थे। कॉलोनियल इंडिया में ऐसे कई जगह पर बोर्ड लिखे होते थे जहां पे लिखा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। You think about just within the last century, there were, signs which said Indians and dogs not allowed in India by the British, like within this century. Indians and dogs. In India. ये सिर्फ रेसिज्म नहीं था, दिस वॉज प्रॉपर साइकोलॉजिकल डोमिनेशन। और कर्मा देखिए कि यूके का ही प्राइम मिनिस्टर जब ऋषि सुनक बना तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुत्ता लेके घूम रहा था। एन इंडियन एंड अ डॉग was in the prime minister house of Britain and he was ruling the nation. But the thing that I liked from Priyanka Chopra's podcast कि जब वो एक colonial era की हिस्ट्री भी एक्सप्लेन कर रही थी तो टोन विक्टिमहुड का नहीं था, the tone was of resilience कि हमने इतने साल झेला, इतने इन्वेजन्स झेले, इतने अत्याचार झेले, फिर भी इंडिया जैसा के तैसा रहा, इंडिया को कोई भी खत्म नहीं कर सका। वो एक इकबाल का शेर है ना, कुछ तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। वैसे इकबाल भी जिहादी था बट शेर अच्छा है। एनीवेज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है कि ग्लोबल परसेप्शन कैसे बनता है, न्यूज़ से, आर्टिकल से, पॉडकास्ट से, रील्स से। और यहाँ पर जहाँ हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा को सुन रहे थे, तब शी वॉज नॉट डिस्कसिंग अबाउट हर करियर, अबाउट बॉलीवुड, अबाउट मूवीज, अबाउट बुलशिट। शी वॉज डिस्कसिंग अबाउट इंडिया सिविलाइजेशन। अब इमेजिन करो एक अमेरिका में एक 15-20 साल का बच्चा है जिसे इंडिया के बारे में बस कुछ स्टीरियोटाइप्स ही पता है, वो प्रियंका चोपड़ा का ये पॉडकास्ट देखता है तो उसके मन में इंडिया की क्या इमेज बनेगी। हिल थिंक ऑफ इंडिया जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जहाँ पे टेम्पल इंजीनियरिंग मार्वल्स थे, जहाँ पर कॉलोनियल इन्वेजन्स के वजह से बहुत लूट मची, बहुत एट्रोसिटीज हुई, और फिर भी इंडिया अपने स्पिरिचुअल बैकबोन के वजह से आज टॉप वर्ल्ड लीडर्स के बीच में है। द चेरी ऑन द केक वॉज जो रोगन ने भी बताया कि उसे इंडिया आना है, क्योंकि देखिए जब भी एक कल्चर कॉन्फिडेंटली अपने व्यू पॉइंट रखता है तो सबको उसमें इंटरेस्ट आता है। जब एक कल्चर खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज करता है, जैसे राजा राम मोहन रॉय या फिर ब्रिटिश एरा के कुछ समाज सुधारक थे जिन्होंने इंडिया में, हिंदुओं में, अपने ही कल्चर्स में जिनको कमियां लग रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, सती हो रही है, डाउरी है, ऐसा है, वैसा है, ऑल्दो लॉट ऑफ इट वाज ब्रिटिश मेड अप लिटरेचर, बट फिर भी इन लोगों ने उसी को प्रमोट किया और जिसके वजह से बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिया की एक स्पेसिफिक इमेज बनी कि इंडिया एक स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप का हिस्सा है। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जैसा इंसान इंडिया के अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, योगी जी भगवा पहन के सिंगापुर से लेकर जापान घूमते हैं और इंडिया के सेलिब्रिटीज प्रियंका चोपड़ा जैसे पॉडकास्ट में जाके इंडिया के सिविलाइजेशनल अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया में नेचुरली लोगों को कॉन्फिडेंस दिखता है। बट हमारे ही देश में एक ऐसी रुदाली गैंग है जिनको इंडिया के बारे में कुछ भी अच्छा हो तो उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, और वो है ऑब्वियसली हमारा बॉलीवुड और लिबरल कबाल। जैसे अब आमिर खान का ही एग्जाम्पल ले लो, उसने पीके बनाई जिसमें हिंदुओं का अपमान हुआ, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ, ओ माय गॉड में भी सिलेक्टिवली हिंदुओं को टारगेट किया गया। वाइब्रेटर फेम सोरा भास्कर तो आए दिन हिंदुओं को गाली देती है, सरकार को गाली देती है, उसका तो घर ही इसी पे चलता है। नसरुद्दीन शाह को लगता है इंडिया में मॉब मेंटेलिटी है। फिर मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान,
तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। आमिर खान को भी लगता है कि इंडिया इंटॉलरेंट होता जा रहा है। I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. अब पॉइंट ये नहीं है कि क्या सेलिब्रिटीज क्रिटिसिज्म कर सकते हैं या नहीं, बट जब ग्लोबल नैरेटिव की बात आती है तब भी ये सेलिब्रिटी भारत के साथ नहीं खड़े होते। और जब ये कांस्टेंट क्रिटिसिज्म होता है तो लोगों के मन में इंडिया की एक अलग परसेप्शन बनती है। इंडिया इंटॉलरेंट है, रिग्रेसिव है, डेंजरस है। प्रियंका चोपड़ा का जो रोगन पॉडकास्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रियंका ने इंडिया का एक अल्टरनेट नैरेटिव पेश किया, एक सिविलाइजेशनल नैरेटिव, एक कॉन्फिडेंट नैरेटिव, जहां पर इंडिया सिर्फ विक्टिम नहीं है, इंडिया एक अचीवर है। हिस्ट्री और कल्चर के लेंस से देखा जाए तो इंडिया ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। और ये इसीलिए मैटर करता है क्योंकि एक ग्लोबल पॉडकास्ट जिसे करोड़ों लोग सुनते हैं, उनके सामने इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज जाती है। बॉलीवुड के एक्टर्स हॉलीवुड में जाके यूजुअली अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, बट प्रियंका वॉज डिफरेंट इन दिस। उन्होंने हॉलीवुड में जाके इंडिया को प्रमोट किया। तो ये था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।